हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल पेपर भी पूरा पेपर ले गए हैं। आप सबकी डिमांड थी कि सर मैथ रीजनिंग भी लेके आओ, तो आज हम चर्चा करेंगे पूरे पेपर पर। और भाग ए में सामान्य ज्ञान, भाग ब में सामान्य विज्ञान और भाग व स में गणित और भाग द में तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग पर आज हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं और अंत में कमेंट करके अपने आंसर और अपने टोटल क्वेश्चन अवश्य बताएं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, महाभारत ग्रंथ किसने लिखी थी? देखिए, जो महाभारत ग्रंथ है ये किसने लिखी है सब आप सबको पता ही है। ये महाभारत ग्रंथ जो है वेद व्यास द्वारा लिखी गई। किस द्वारा? वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी। और महाभारत जो ग्रंथ है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की थी? देखिए, जो दांडी मार्च जो यात्रा थी वो किस कानून के विरोध में, किस कानून को हटाने के लिए की थी? तो वो की थी नमक कानून। देखिए, नमक कानून जो थी उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों की सरकार द्वारा नमक पर कर वसूली लागू किया गया था, कर लागू किया गया था। उसको हटाने के लिए दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया गेट किस शहर में स्थित? देखिए, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है और गेट ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित? देखिए, राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा, ये विद्युत परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये भारत की राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। किसमें? कोटा, राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर है? तो वो चंबल नदी पर स्थित है। किस पर? चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान कोटा में स्थित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित? देखिए, अक्षरधाम जो मंदिर है वो भारत के गुजरात के गांधीनगर राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर राज्य में। और गांधीनगर जो है गुजरात राज्य की राजधानी है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में किस विषय का उल्लेख है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में किस विषय पर उल्लेख है, किस विषय का उल्लेख दिया गया है? तो दिया गया छुआछूत को हटाना। देखिए, छुआछूत को हटाना जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और इसको छुआछूत को हटाने के बाद ताकि लोगों में ये इसका उपयोग नहीं किया जाए या भावना नहीं रखी जाए छुआछूत की, इसलिए इसको एक दंडीय कानून भी बनाया गया, दंडीय कानून, और इसको हटाया गया है। वो अनुच्छेद 17 में इसका अध्ययन मिलता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। किस द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत का पहला हिंदू विश्वविद्यालय, भारत का पहला हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। और ये कहाँ स्थित है? ये भारत के उत्तर प्रदेश के वैशाली में, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वैशाली में स्थित है। और मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना जो है वो 1916 में की गई। इसकी स्थापना जो है वो 1916 में की गई। और एक बात और ध्यान रखें, मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय शहीद दिवस जो है वो किस तिथि को बनाया जाता है? तो 30 जनवरी को बनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नथु राम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला, भारतीय थल सेना में कितनी कमान है? देखिए, भारतीय जो थल सेना है उसकी कितनी कमांड है? तो उसकी 7 कमांड है। कितनी है? 7 कमांड है। 6 सक्रिय कमांड है, ये ध्यान रखिए, 6 सक्रिय कमांड है और 1 प्रशिक्षण कमांड है। ज्यादातर प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है। तो प्रशिक्षण जो कमांड है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में, थल सेना की प्रशिक्षण कमांड जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कुल जो कमांड है वो 7 है। और साथ साथ में ये ध्यान रखिए, थल सेना और वायुसेना, वायुसेना की भी 7 कमांड है, वायुसेना की भी 7 कमांड है। और नौसेना की जो है
वो 3 कमांड है। थल सेना की 7, वायु सेना की 7 और नौसेना की 3 कमांड है। और थल सेना की 6 कमांड जो है वो सक्रिय कमांड है और 1 कमांड जो है वो प्रशिक्षण कमांड है, वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महानगर। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जो नगर है विश्व में वो टोक्यो है, और टोक्यो है वो जापान की राजधानी है। टोक्यो जो है जापान की राजधानी। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 11, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो तुर्की था वो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था, जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था और 17 बार आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को लूट लेकर गए थे वो मोहम्मद गजनवी थे। तो काफी बार पूछा गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की भी महमूद गजनवी है और 17 बार किया। और कब किया है देखिए, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर इसने आक्रमण किए थे। अंतिम आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर पर था इसका। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ की राजधानी। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो रायपुर है, ये आप सबको पता ही है। राजधानी से संबंधित भी ध्यान रखिए क्वेश्चन। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व किस केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा नहीं है। देखिए निर्वाचित विधानसभा जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, तो वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा नहीं है। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 14, किस पठार को भारत का रूरल कहते हैं। देखिए किस पठार को भारत का रूरल कहते हैं। रूरल जो है छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। और छोटा नागपुर का जो पठार है ये मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। विस्तार तो अन्य राज्यों में, लेकिन मुख्यतः जो है वो झारखंड राज्य में। और छोटा नागपुर का पठार है जो सर्वाधिक खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक खनिज उत्पादन के लिए छोटा नागपुर का पठार स्थित है, तांबा, लोहा, कोयला के लिए आदि के लिए। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए पेरियार जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? पेरियार अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्यकाल होता है। देखिए हमारा भाग बी, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो भाग होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है जिसको हम बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसका कार्य जो होता है, इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, WBC का कार्य होता है। और एक बात यह ध्यान रखें, WBC की मात्रा, WBC की कमी होने से ब्लड कैंसर रोग होता है। ब्लड कैंसर रोग जो है WBC की मात्रा कम होने से होता है और इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17, मछली के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा। देखिए मछली का जो तेल होता है उसमें प्रचुर विटामिन होती है सर्वाधिक। वो कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो मछली के तेल में विटामिन डी पाई जाती है। कौन सी? विटामिन डी। चलिए आगे, अगला, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस है। देखिए आग बुझाने वाली जो गैस है वो है CO2। कौन सी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यह अज्वलनशील गैस है। यह क्या है? एक अज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है यह ज्वलनशील गैस है। और सर्वाधिक आग लगाने में जो सहायक गैस है वो ऑक्सीजन है। ये दोनों ज्वलनशील गैस है और अज्वलनशील है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और एक रंगीन और अम्लीय गैस है, रंगहीन और अम्लीय गैस है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, मोर का वैज्ञानिक नाम। देखिए मोर को जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेस। पाओक्रिस्टेस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम है। और मानव का वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। ये दोनों ध्यान रखें। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये किस में होता है? सबसे पहले तो ये प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है, और प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो पौधे के हरे भाग में होता है, और ये केवल दिन में होता है। कब होता है? केवल दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण, एक बात और दें, प्रकाश संश्लेषण जो है जब होता है तो उस समय पौधे गैस ग्रहण करते हैं। पौधे जो है उस समय CO2 गैस ग्रहण करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और O2 छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन। O2 यानी ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं या कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और O2 ग्रहण करते हैं। इसका विपरीत रात्रि के समय, देखिए रात्रि के समय जो पौधे हैं वो CO2 छोड़ते हैं। क्या करते हैं? CO2 जो है छोड़ते हैं और O2 ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं और O2 ग्रहण करते हैं। तो इसलिए रात्रि के समय पौधे के नीचे सोना हानिकर माना जाता है। तो यह ध्यान रखें, रात्रि के समय पौधे O2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। ध्वनि जो तरंगे होती है उनकी प्राकृतिक जो प्रकृतिक जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुदैर्ध्य होती है, और प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है, प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ये ध्यान रखें, ध्वनि अनुदैर्ध्य और प्रकाश तरंगे है वो अनुप्रस्थ होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा? देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कीट भाग दिखाई देता है, कोरोना, इसको बोलते हैं कोरोना भाग। कोरोना जो भाग होता है, बाहरी कीट भाग होता है, वो दिखाई देता है। एक बात और ध्यान रखें, जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है, उस समय सूर्य का लाल रंग जो दिखाई देता है वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्लियर है? सूर्य का उदय होते या अस्त होते समय जो लाल रंग दिखाई देता है वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्लियर है? और सूर्य जो है, सूर्य से सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, और सूर्य में सर्वाधिक नाइट्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। चलिए अगला 23, वेग राशि है। वेग देखिए, वेग जो है वो एक राशि है। वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए गति भी एक सदिश राशि। वेग और गति दोनों सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? देखिए माइक्रोफोन, जिसको हम बोलते हैं माइक को ही माइक्रोफोन बोलते हैं, उसका जो आविष्कार है वो ग्राहम बेल द्वारा किया गया। किस द्वारा? ग्राहम बेल द्वारा किया गया। और माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को, किसको? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और इससे विपरीत लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो दोनों ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 25, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? देखिए अशुद्ध कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो उस शुद्ध किया जाता है वो अर्धव्यपातन द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? अर्धव्यपातन द्वारा किया जाता है। और अर्धव्यपातन जो प्रक्रिया होती है वो होती है ठोस से सीधा वाष्प में परिवर्तन करना, अर्धव्यपातन कहलाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत है। देखिए भारत में सबसे बड़ा जो मीथेन गैस का, इसको बोलते हैं CH4, जो स्रोत है वो सबसे बड़ा जो है वो है धान का खेत। जो दलदली भाग होता है वहां सर्वाधिक मीथेन होती है। दलदली भाग में सर्वाधिक मीथेन होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 27, भूरा कोयला किस कोयले को कहा जाता है? देखिए भूरा कोयला जो है वो किस कोयले को कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। और एंथ्रोसाइट कोयला जो है इसको उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। ये उच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। तो ये उच्च कोटि का कोयला जो होता है वो एंथ्रोसाइट होता है। और बिटुमिन्स जो कोयला होता है ये मुलायम कोयला होता है।
मुलायम कोयला जो है वो बिटुमिनस कोयला को कहा जाता है और इस कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक उपयोग है वो बिटुमिनस कोयले का किया जाता है। और लिग्नाइट कोयला है, इसको भूरा कोयला कहा जाता है। और एंथ्रोसाइट कोयला है, ये उच्चतम कोटि का कोयला होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 28, कांच होता है। देखिए कांच जो है, ग्लास, जिसको ग्लास बोलते हैं, वो एक अतिशीतल द्रव होता है। देखिए अतिशीतल द्रव होता है, ये ठोस भी होता है, लेकिन कुछ कण जो होते हैं इसमें द्रव के होते हैं, कुछ कण जो होते हैं वो द्रव भी होते हैं। तो ना ही तो हम इसको द्रव बोल सकते, ना इसको ठोस, तो इसको बोलते हैं अतिशीतल द्रव। ग्लास एक अतिशीतल द्रव होता है जो बहता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 29, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। देखिए अम्लों का राजा या रसायनों का किंग जो है वो किस अम्ल को कहा जाता है, तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4। H2SO4 को ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है और ये अम्लों का राजा होता है। हर रासायनिक पदार्थ के साथ सर्वाधिक किया गया है, अधिकतम जो है वो अभिक्रिया करता है। दूसरा, इनका सूत्र जो है वो HO2SO4 और रसायनों का राजा कहा जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 30, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जेट इंजन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31, एक वर्गाकार बगीचा का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। ये हमारा पार्ट सी जिसमें गणित है। देखिए सबसे पहले तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। बगीचा का जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा की स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। भुजा की स्क्वायर तो 5625 किसकी स्क्वायर होती है? 5625 जो है वो 75 की स्क्वायर होती है। किसकी होती है? 75 की स्क्वायर होती है। फिर पूछा गया एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा। परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप का सूत्र होता है भुजा इंटू 4। भुजा इंटू 4 तो 75 हमारी भुजा होगी इंटू 4 तो ये हो गया हमारा 300। तो देखिए जो परिमाप है जो बगीचे का वो 300 मीटर होगा। डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32, राम एक समाचार पत्र 50 पैसे पर लेता है तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे। देखिए एक पत्र के राम 50 पैसे देता है। एक पत्र के कितने देता है? 50 पैसे देता है। तो पूछा जनवरी महीने में उसे कितने पैसे देने होंगे, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 इंटू, तो इसका आंसर होगा 15.50 पैसे। 15.50 पैसे देने होते, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 33, 3 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते, देखिए 3 व्यक्ति 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल काम। 3 व्यक्ति हैं 12 दिन, तो काम कितना हो गया? 36। कितना हो गया? कुल काम कितना हो गया हमारा? 36 हो गया। फिर पूछा उसी काम को, यानी 36 जो काम था उसी काम यानी 36 काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करें, तो 36 बटे, तो इसका आ जाएगा 6 दिन। कितना आ जाएगा? 6 दिन। देखिए 6 दिन, ये रहा, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु, देखिए ये 19.5 है, मिस टाइप हो गया था, 19.5 वर्ष है हो तो 7वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे 7 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए 7 इंटू 20, तो टोटल जो आयु है हमारे पास वो आ गई 140 वर्ष। 140 वर्ष टोटल आयु होगी। फिर पूछा 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 वर्ष हो तो 7वां लड़का, देखिए 6 इंटू, तो यह आ जाएगा 117। तो हमारे पास 6 लड़कों की 117 और 7 लड़कों की जो है वो 140, तो इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। कितना? जो 7वें लड़के की जो औसत आयु है वो कितने हैं? 23 वर्ष। देखिए 23 वर्ष, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35, 5, 25, 125 श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए
5 5 इंटू 5 25। फिर आगे देखिए, फिर 5 इंटू 125। फिर अगली संख्या देखिए, फिर 5 इंटू 125 इंटू 5 यानी 625। देखिए 625 है वो, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 36। 589 मिलीग्राम को ग्राम में बदले, 589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलें। और एक चीज ये ध्यान रखें, सबसे पहले देखिए 1000 मिलीग्राम से 1 ग्राम बनता है। कितना? 1 ग्राम बनता है। तो ये दिया हुआ है कितना? 1589। तो 1000 से भाग कर देंगे 1000 बट, तो 3.30 के बाद 1 पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3। तो राइट आंसर होगा हमारा 1.589 ग्राम। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याओं का अंतर 2 है। देखिए दो संख्या जिनका अंतर 2 है और उनका वर्ग अंतर 28 है। देखिए अगर वर्ग अंतर जो है वो 28 है और 2 ही संख्या है तो 28 से भाग कर देंगे, 28 इंटू 2, तो योग जो है वो 14 आएगा। कितना आएगा? 14। देखिए 14, सी ऑप्शन राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए 320 आम जो है उसको विक्रय मूल्य 400 आमों के बराबर बेच देता है। देखिए जो 320 आम के जो पैसे थे उस उतने पैसों के 400 आम बेच देता है। तो ये तो क्लियर है कि डेफिनेटली क्लियर है कि इसमें हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो हानि कितनी हुई है? 80 की। कितनी की हुई है हानि? 80 की हुई। कितने पर हुई है? 400 आम पर, बटे 400 इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना है तो देखिए 0 से 2 0 से 2 0, 4 से काटा 20, तो हानि जो है वो कितनी हुई? 20%। देखिए 20, तो इसका राइट आंसर सी होगा 20%। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 39। 30% ऑफ ब्रैकेट 1500 प्लस 600। देखिए सबसे पहले तो इस कंडीशन में ब्रैकेट हल होता है। सबसे पहले तो ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2100। ओ या का लिखा हो तो उसका मतलब होता है गुणा, तो कितना? 30। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, तो 2 0 से 2 0 हो गया, तो इसको काउंट कर लो, 3 3 दूनी 6, 630 आ गया। कितना गया? 630। देखिए 630 हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 40। प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या का गुणनफल है। प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या का गुणनफल है, तो इसका आंसर होगा कभी प्रीमेय संख्या और कभी अप्रीमेय संख्या। राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 41 हल करो। ये तो सिंपल सा हल करो, 2100 बटे 50, इसको काउंट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 42। राइट आंसर 42 होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 42 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए इस वर्गमूल में हमेशा दो संख्या की एक संख्या बाहर आती है, तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3, तो ये क्लियर है कि 3 संख्या बाहर आएगी। और ये चीज भी क्लियर कि 841 का ये जो वर्गमूल है 841 वो किसका होता है? 29 का होता है, क्योंकि 29 संख्या ही यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम 3 संख्या बाहर आएगी तो 29, तो इसके बाद के 1 0 1 0, ये इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यापारी को 17 बैग चावल को 1020 में बेचने पर 51 रुपए की हानि होती है। एक बैग का मूल्य, देखिए 1020 रुपए में बेचने पर 51 रुपए की हानि होती है और 17 बैग है, तो इसमें प्रत्येक बैग की कीमत पूछी है। तो देखिए 1020 में बेचता है, हानि कितने की होती है? प्लस हो जाएगी 51 की हानि होती है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1071। कितना हो गया? 1071। कुल जो 17 बैगों की जो कीमत है
वो 1,71 होगी। तो एक बैग की कीमत पूछी है तो भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 63। देखिए 63, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 44। यदि 5% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो तो मूलधन कितना होगा। देखिए समय दिया हुआ हमारे पास, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितनी दी हुई है, दर है वो कितनी है 5%, और ब्याज कितना दिया हुआ है वो है 180 रुपए। तो इसका सूत्र होगा दर इंटू समय, दर इंटू समय बटे 100, दर इंटू समय बटे 100 बराबर ब्याज, ब्याज यानी 180 रुपये हमारा ब्याज हो गया। बराबर है, बराबर को इस यहां लेके आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो 180 बटे हो गया। तो इसको काटना, ये देखिए ये 20 से कट गया और ये 60 से कट गया, तो 6 दूनी 12 यानी 1200 रुपये हमारा मूलधन होगा। देखिए 1200, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 45। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलो। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 10 मीटर प्रति सेकंड को। तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में 3600 सेकंड, सेकंड में बदलेंगे। फिर मीटर में पूछा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, कितने 1000 मीटर, इंटू अब कितना पूछा 10 मीटर को बदलना है तो इंटू 10। ये देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 46। ये भाग हमारा दय जिसमें हम रीजनिंग है। निम्न में से विषम का पर चुनो। देखिए विषम जो शब्द है वो चुनो। बढ़ई जो होता है ये उद्योग होता है, उद्योग को बढ़ावा देता है, उद्योग को जोड़ता है। दर्जी जो होता है ये कपड़ा सिलता है, ये भी जोड़ता है। लोहार जो होता है लोहे का कार्य करता है, ये भी क्या करता है जोड़ता है। और नाई जो होता है ये क्या करता है मुंडन करता है, जो बाल को मूड़ता है। तो इसमें भिन्न क्या हुआ, विषम क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा डी, नाई विषम। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी भाषा कोड में AWAKE को ZVZGD लिखा जाता है तो उसी कोड को फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले तो पूरा ऑप्शन के लिए सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले तो पहली संख्या देखेंगे ए का क्या लिखा हुआ है Z। देखिए विपरीत लिखे जाते हैं A to Z पहला सबसे पहले। फिर यहां करेंगे F, तो F का विपरीत जो होता है वो क्या होता है U। तो देखिए U सबसे पहले किसमें, इसमें, तो राइट आंसर P होगा। तो ये ध्यान रखें पहले एक ऑप्शन ही सोल्व करें, ताकि कई बार होता है जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 दिया हुआ है या यहाँ पे 2 होते तो दूसरा ऑप्शन सोल्व कर देते, 3 होते 3 कर लेते, पूरा जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व नहीं करें इस कंडीशन में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 48। ABDKP निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए यहाँ जो संख्या आएगी उसको पूरा करें। ए और बी में गैप नहीं है। बी और डी में किसका कितना गैप है, यहाँ 0 का, यहाँ 1 का, और डी के बाद 1 का, यहाँ तो 2 का करें। देखिए डी के बाद 2 का गैप, तो जी कर दे, यहाँ जी आ गया, तो यहाँ हो गया 2 का गैप। और जी के बाद फिर 3 का गैप करेंगे। देखिए 1 2 3, फिर उसके बाद क्या है के, तो इसका मतलब जी यहाँ राइट आंसर होगा हमारा। तो देखिए सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे, विषम शब्द का चुनाव करें। देखिए विषम शब्द नाव, पहिया, रेल, बस, ये भूमि पे चलने वाले हैं और ये जलीय है, तो नाव इसका भिन्न होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम क्वेश्चन।
देखिए 3, 11, 7, 9, सॉरी 9, 11, तो इसमें विषम देखिए 3 जो संख्या है वो सिर्फ 3 से ही भाग्य है, 3 से ही विभाजित है। 5 जो संख्या है वो 5 से विभाजित है। 7 जो संख्या है वो 7 से विभाजित है। 9 जो संख्या है वो एक 9 से विभाजित है और एक 3 से, और 11 जो है वो सिर्फ 11 से विभाजित है। तो इसमें भिन्न क्या हुआ? 9। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।